नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। और अपनी खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी दिवस की। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जो देश की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करती हैं। हर राज्य की अपनी राजभाषा है और लिपि है, लेकिन हिंदी वह भाषा है जो देश के आधे से ज्यादा हिस्से को आपस में जोड़ती है। हिंदी अधिकतर भारतीयों की मातृभाषा है और यद्यपि इसे राष्ट्रभाषा का आधिकारिक दर्जा नहीं मिला है, लेकिन हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी की व्यापकता और इसकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए सरकारी दफ्तरों में कामकाज अधिकतर हिंदी में ही होता है। हालांकि समय के साथ अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ा है, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार और इसके महत्व को बनाए रखने के लिए हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस का उद्देश्य न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में हिंदी दिवस को विशेष रूप से मनाया जाता है। वहीं हिंदी दिवस के मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभी हिंदी साहित्यकारों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भारत की दूसरी भाषा को भी हिंदी की तरह ही तवज्जो और सम्मान दिया जाना चाहिए। तो आज हिंदी दिवस है। हिंदुस्तान में हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी आधे से ज़्यादा देश की आबादी हिंदी बोलती है, हिंदी समझती है और हिंदी उसका आचार और व्यवहार हिंदी में ही समाहित है। देश में यद्यपि कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हर राज्य की अपनी एक भाषा है। वैसे तो देश में हर कोस कोस पर बोली बदलने की बात कही जाती है, लेकिन अगर भाषागत विविधता की अगर बात की जाए तो भारत में हर राज्य की अपनी भाषा है। लेकिन हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी व्यापक तौर पर देश के आधे हिस्से में बोली जाती है, लेकिन फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। संविधान में राष्ट्रभाषा का हालांकि जिक्र नहीं है, लेकिन राज्य भाषा का दर्जा हिंदी को जरूर मिला है। लेकिन फिर भी अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी की कहीं ना कहीं दुर्दशा देश में हिंदी की व्यापकता को ठेस पहुंचाती है। जिस तरीके से संस्थानों में कोर्ट कचहरी के कार्यों में हिंदी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उससे निश्चित रूप से हिंदी को कमज़ोर किया जा रहा है। हिंदी देश के जनमन की आवाज़ है। आधे से ज़्यादा आबादी हिंदी का इस्तेमाल करती है। ऐसे में हिंदी का मजबूत होना देश की समृद्धि का भी सूचक है। हिंदी दिवस के दिन हिंदी के साहित्यकारों का सम्मान करना और भाषाओं के बारे में जानकारी होना, जिस तरह हमारे साथियों ने बताया कि जहां हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा का जो बढ़ाने का काम होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। लेकिन इधर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां नेताजी से लेकर के समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के जितने भी समाजवादी रहे हैं, और आज़ादी के समय में भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां आज़ादी के दीवानों के बीच में हिंदी की वजह से ही और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की को लेकर के एक क्रांति हुई, लोग जुड़े और भारत को आज़ादी मिली। और शिवा शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। और शिवा, आज हिंदी दिवस है। हिंदी की अगर बात की जाए, देश की आधे से ज़्यादा आबादी हिंदी को बोलती है। हिंदी हमारी वेशभूषा, हमारी आचार व्यवहार को परिलक्षित करती है। क्या कहेंगे शिवा? शिवा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद हमारे संवाददाता शिवा शर्मा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। देश की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करती हमारी हिंदी में संविधान में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा जरूर मिला हुआ है, लेकिन दिल्ली आपको बता दें, हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान आज तक हिंदी को नहीं मिल पाया है। देश के आधी आबादी की जुबान हिंदी जरूर है
और संविधान में राजभाषा के रूप में उसको मान्यता भी मिली है, लेकिन हिंदी को जो सम्मान जो मिलना चाहिए, व्यापकता जो हिंदी के देश में होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही है। हिंदी देश में कहीं ना कहीं सिकुड़ती नज़र आ रही है। आपको बता दें, आप अन्य भाषाओं का प्रभाव कहिए या अंग्रेजी का ज़्यादा चलन कहिए, हिंदी कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में सिमटती नज़र आती है। आपको बता दें, देश के एक बड़े वर्ग में हिंदी भाषा को लेकर एक छटपटाहट है कि राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा नहीं मिला है। राज्यभाषा के रूप में जरूर संविधान में इसका जिक्र किया गया है। और इस बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ी दुर्घटना हुई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये बड़ी और अहम खबर। बिजली के करंट की चपेट में आने से 10 लोग झुलसे हैं। तो मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद के कछवा क्षेत्र के क्रिश्चियन हॉस्पिटल में सभी को भर्ती कराया गया है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। 4 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बिजली के करंट की चपेट में आने से 10 लोग झुलसे हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जनपद के कछवा क्षेत्र के क्रिश्चियन हॉस्पिटल में सभी को भर्ती कराया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। 4 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। कछवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कछवा डी का यह पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बड़ी दुर्घटना हुई है। मिर्जापुर से यह अहम खबर। बिजली के करंट की चपेट में आने से 10 लोग झुलसे हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज क्रिश्चियन हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। 4 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कुल मिलाकर 10 लोग बिजली के करंट से झुलसे हैं, जिनमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर मिर्जापुर से आपको दिखा रहे हैं। जनपद के कछवा क्षेत्र के क्रिश्चियन हॉस्पिटल में सभी को भर्ती कराया गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और घटना की जानकारी ले रहे हैं। तो मिर्जापुर से इस वक्त की अहम खबर। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। 10 लोग बिजली के करंट के चपेट में आने से झुलसे हैं, जिनमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। और अब हम बात करेंगे खानदान वर्सेस नौजवान की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में डोडा में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी, लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और एक और खानदान पीडीपी का है। इन तीनों खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को सालों तक बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हैं। बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर आया है, इसका श्रेय यहां के नौजवानों को ही जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि यहां पंचायत के चुनाव आपको बता दें 2000 के बाद नहीं हुए थे। यहां बीडीसी के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे। दशकों तक परिवारवाद ने यहां के बच्चों और होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। ये चुनाव इसलिए कराए गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक पहुंचे। हम सब मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाएंगे और यह मोदी की गारंटी है। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े
जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया और एक बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव तीन खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। अखिलेश जी। बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज बड़ी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री के निशाने पर जम्मू कश्मीर में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ रही तीनों पार्टियों पर था। कांग्रेस पर निशाना सबसे पहले साधा, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने कॉन्फ्रेंस पर और फिर तीसरे नंबर पर मुफ्ती महबूबा की पार्टी पीडीपी पर। उसके बाद बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की दिशा को तय करेगा। तीन परिवारों के चुनाव को युवाओं के बीच चुनाव जो होने जा रहा है वो युवा तय करेंगे कि तीन परिवारों को कहां पर लेके जाना है। आपको बता दें कि 40 साल का नहीं कह सकते हैं, करीब 4 दशक का एक मामला है कि जब इंदिरा गांधी ने यही एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, उसके बाद करीब 4 दशक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तब के माहौल में आज के माहौल में बहुत अंतर है। उस समय एक तरफा कांग्रेस का माहौल हुआ करता था। आज भारतीय जनता पार्टी भी कड़ी टक्कर के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस का परिवार, फारूक अब्दुल्ला का परिवार, यानी कह सकते हैं कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और उधर पीडीपी यानी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बेटी भी चुनाव। तो इस तरह से तीन परिवार को लेकर प्रधानमंत्री ने जनता को अपील किया कि कैसे इन तीनों परिवारों को चुनाव में हराना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में ये भी कहा कि यहाँ पर डोडा जिले में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की। इससे पहले मेडिकल कॉलेज की शुरुआत नहीं हुई। शिक्षा को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि यहाँ के बेटे बेटियां पढ़ें और शिक्षा में आगे बढ़कर अपना कैरियर बनाएं। इसके साथ ही साथ तमाम अन्य योजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने अपना जिक्र किया और साथ ही साथ कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को अच्छी तरह से पता है कि इन परिवारों ने सरकारें बनाई और मौज मस्ती करके आप सबको बेवकूफ बना के सरकार चलाते रहे। तो इस तरह से देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी इस चुनाव क्षेत्र के करीब घाटी के 8 विधानसभा क्षेत्रों को एक साथ प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 8 विधानसभा सीट में कैंडिडेट चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं उनके लिए आज प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की जनता से यानी घाटी की जनता से, डोडा के क्षेत्र की जनता से, कह सकते हैं चुनाव क्षेत्र की जनता से आज वोट मांग कर जिताने की अपील की। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे प्रधानमंत्री। इस दौरान उन्होंने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का इस बार का चुनाव तीन खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। अब बात करेंगे ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं। सीएम योगी ने डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नाथ पंथ पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ हैं। नाथ परंपरा ने हमेशा सबको जोड़ने की कोशिश की है।
गुरु गोरखनाथ ने अपने समय में राष्ट्रीय एकता की ओर ध्यान आकर्षित किया था। रामचरितमानस समाज को जोड़ता है, वह हमारे जीवन का हिस्सा है। इस अवसर पर सीएम योगी ने हिंदी दिवस की बधाई दी। साथ ही कहा कि देश को जोड़ने की एक व्यवहारिक भाषा जिसे देश की बड़ी आबादी जानती है। हिंदी का मूल देववाणी संस्कृति से है। हर भाषा का स्रोत संस्कृति से जुड़ता है। अगर हमारी भाषा और भाव स्वयं ही नहीं है तो प्रगति प्रभावित होगी। ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने कोई बहुचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। तो ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ है। सीएम योगी ने यह बात कही। आपको बता दें कि ज्ञानवापी को लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं। सीएम योगी ने कहा लेकिन वह साक्षात विश्वनाथ है। सीएम योगी आज डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। और संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संदीप, गोरखपुर में आज सीएम ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने ज्ञानवापी पर बयान दिया, कहा कि लोग इसको दूसरे शब्दों में मस्जिद जरूर कहते हैं लेकिन ये साक्षात विश्वनाथ हैं ज्ञानवापी मस्जिद। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में समरस समाज के निर्माण में रामपंथ का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। वहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से चारों कोनों में जो है, देश के चारों कोनों में आध्यात्मिक पीठों की स्थापना करने वाले आदि शंकर की काशी में की गई साधना में समय परीक्षा भगवान ली थी, उसी समय की अगर बात करें तो परीक्षा का उदाहरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि काशी, आपको बता दें ज्ञानवापी पे उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि वो साक्षात विश्वनाथ है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। जीवन खटाखट नहीं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। जर्मनी का दौरा पूरा करने के बाद वे गुरुवार को जिनेवा पहुंचे। आज यहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस सांसद पर तंज कसते हुए कहा कि जीवन खटाखट नहीं है, इसके लिए कठिन मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के सत्ता में आने पर महिलाओं के खातों में तेजी से पैसे ट्रांसफर करने का वादा करते हुए खटाखट शब्द का इस्तेमाल किया था। जिनेवा में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करते हुए जयशंकर ने कहा कि जब तक आप बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं करते, नीतियों को लागू नहीं करते, तब तक या कठिन काम नहीं करते, जीवन खटाखट नहीं है। जीवन मेहनत और लगन से भरा है। उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने नौकरी की है, मेहनत की है, वह जानता है। यह मेरा आपके लिए संदेश है कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। आगे उन्होंने कहा कि उत्पादन क्षमताओं के विकास के बिना कोई भी देश बड़ी शक्ति नहीं बन सकता है। उन्होंने आगे कहा ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम इसमें असमर्थ हैं, हमें इसका प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्या आप उत्पादन के बिना दुनिया की बड़ी शक्ति बन सकते हैं? क्योंकि ताकत को तकनीकी की जरूरत होती है, बिना उत्पाद के तकनीकी का विकास मुश्किल है। तो राहुल गांधी की खटाखट पंच लाइन पर सोशल मीडिया पर जहां ये ट्रेंड कर रही थी, वहीं अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा कि जीवन खटाखट नहीं है, इसके लिए मेहनत करना
करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है और तमाम नीतियां बनानी पड़ती हैं। और अब हम बात करेंगे मुठभेड़ में आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जानकारी के अनुसार इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मामले में आईजी विधि कुमार वर्डी ने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले में पट्टन इलाके के चक टप्पर क्रीरी में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार देर रात घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग कर दी। आईजी विधि के अनुसार इलाके में तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद उनके बीच मुठभेड़ भी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और सुबह हुई मुठभेड़ में उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि वह किस संगठन से जुड़ा था। हिसार के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ रहे थे तो उनके अंदर से शदीद तौर पे गोलीबारी हुई और उसके बाद एक ऑपरेशन जो है यहाँ पे एनकाउंटर जो है वो स्टार्ट हुआ। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का हिसार करा हुआ और ऑपरेशन अभी भी जारी है। सर, अभी तक कितने मिलिटेंट्स को मारे या कोई अटैक की प्लानिंग ऐसा? अभी इसमें कुछ बॉडी साइट हो रही हैं, चूंकि ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं है और कुछ जो है टेक्टिकल और ऑपरेशनल जो मैटर्स होते हैं वो पुरस्कार रहते हैं। जब ये ऑपरेशन कंक्लूड हो जाएगा तो बाकी तफसीलात जो है आपसे साझा कर दी जाएगी। और अब हम बात करेंगे सीएम नहीं दी थी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच गतिरोध अभी भी जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मिलने स्वास्थ्य भवन पहुंची। इस दौरान डॉक्टरों ने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि वो यहाँ दीदी के तौर पर डॉक्टरों से मिलने आई हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को डॉक्टरों का एक दल बैठक के लिए नवन्ना पहुंचा था, लेकिन ये बैठक नहीं हो पाई थी। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से मिलने के लिए 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वे बैठक स्थल पर नहीं आए। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मांगों पर गौर करेंगी और कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा, मैं यहाँ आपसे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दीदी के तौर पर मिलने आई हूँ। मैं खुद छात्र आंदोलन करके आगे आई हूँ। मैंने अपने जीवन में भी बहुत संघर्ष किया है। मैं आपके संघर्ष को समझती हूँ। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आपकी मांगों को आपसे सुनने के बाद मैं उसका अध्ययन करूंगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं आपसे थोड़ा समय मांग रही हूँ। आपके खिलाफ राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप काम पर वापस लौटें। और इस बीच मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है। यूपी के मेरठ में बड़ा हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ है। 10 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरा है। यूपी के मेरठ में बड़ा हादसा हुआ है। 3 मंजिला मकान गिरा जिसमें 10 लोगों के फंसे होने की खबर है। तो 10 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरा है जिसमें 10 लोगों के फंसे होने की खबर है। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ में यह बड़ा हादसा हुआ है। राजू शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, 3 मंजिला इमारत गिरी है, 10 लोगों के इसमें फंसे होने की आशंका है। क्या है पूरा मामला? अब तक जो लोग फंसे हैं उनको निकाला गया है बाहर? हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं बता दूं कि आपको मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक जाकिर कॉलोनी पड़ती है। वहां पर बारिश की वजह से 3 मंजिला जो मकान है वो ढह गया है, गिर गया है। उसमें अब 10 लोगों के दबे होने की आशंका
जताई जा रही है। मौके पे स्थानीय थाना पुलिस और एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू अभियान में जुटी है। साथ ही स्थानीय लोग भी लगातार टीम का सहयोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल अभी बताया गया है कि 10 लोग हो सकता है कि इस मलबे में दबे हुए हो। लगातार स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ जो टीम है वो कड़ी मशक्कत कर रही है। लगातार जो लैंटर है उसको काटा जा रहा है मशीनों से और लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो है साफ ही क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर कितने लोग इसके नीचे दबे हो सकते हैं। फिलहाल 10 लोगों की आशंका जताई जा रही है। जो परिवार के अन्य लोग हैं उनके द्वारा बताया गया है कि एक पूरी जो फैमिली थी वो इस 3 मंजिला मकान में रह रही थी और भर भरा कर ये पूरा मकान चंद सेकंडों में ही गिर गया। लेंटर के नीचे दबने से कई लोग अभी जो है इसके नीचे दबे हुए भी बताए गए हैं, जिन्हें निकालने का लगातार जो स्थानीय पुलिस है और एनडीआरएफ की जो टीम है वो प्रयास कर रही है। लगातार रेस्क्यू जो अभियान है वो किया जा रहा है। सबसे बड़ी वजह मनोज ये है कि लगातार पिछले 1 सप्ताह से मेरठ में लगातार जो बारिश है उसका सिलसिला जारी है। बारिश लगातार हो रही है। अब कल भी मेरठ में एक हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम बच्चों की मकान के नीचे दबने से मौत हुई थी। वहीं एक महिला और एक बच्ची भी घायल हुई थी जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका उपचार कल से ही चल रहा है और कल के बाद आज फिर मेरठ में एक और हादसा हो गया। लिसाड़ी के थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में ये हादसा बताया गया है, जहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है और स्थानीय पुलिस है वो लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए जो मलबे में नीचे दबे हुए हैं। फिलहाल स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं और रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। हाँ राजू, 10 लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। कितनी देर पहले ये घटना घटित हुई थी और अब तक जो राहत बचाव कार्य है वो किस तरीके से चलाया जा रहा है? अभी जो मलबे में जिन लोगों के दबे होने की आशंका है उनमें से किसी को बाहर निकाला जा पाया है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए 10 लोगों की आशंका जताई जा रही है जिसमें कुछ बच्चे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। बताया गया कि 3 मंजिला ये मकान था जिसमें पूरा एक परिवार रह रहा था। वो इस मलबे में नीचे दब गए हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से ये पूरा मकान जो है भरभरा कर चंद सेकंडों में गिर गया। अब से 15 मिनट पहले की ये पूरी घटना बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने एनडीआरएफ की जो टीम है उसको सूचना दी। तत्काल प्रभाव से टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू जो अभियान है वो लगातार चलाया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। जो लेंटर है वो गिर गया है क्योंकि उसको काटने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। जी मनोज। हाँ राजू, जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं लोगों के द्वारा हथौड़ों से तोड़ के जो बिल्डिंग का हिस्सा है उसको हथौड़े से तोड़कर लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हथौड़े से जिस तरीके से ये तोड़ा जा रहा है ये तो बड़ा लंबा समय इसमें लगेगा। तकनीकी का इस्तेमाल, मशीनों का इस्तेमाल क्या नहीं किया जा रहा है अब तक? क्योंकि अगर 10 लोग फंसे हैं तो बड़ी संख्या है और जो एक एक जान की बड़ी कीमत होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, जो हम ये एक्सप्लोसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें हथौड़ों से लोग लैंडर को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जा सके। इसके साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी मशीन के माध्यम से इस लैंटर को, जो लैंटर गिरा है पूरा, उसे काटने का प्रयास कर रही है कि ताकि जल्द से जल्द ये लैंटर कट जाए और जो इसके नीचे मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल लिया जाए और उन्हें उपचार दिया जा सके। तो तमाम जो टीम है वो मौके पर लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है रेस्क्यू अभियान में और प्रयास है कि जल्द से जल्द जो 2 लोग दबे हुए हैं, 10 लोग जिनकी संख्या बताई जा रही है जिसमें कुछ मासूम बच्चे भी बताए गए, उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकालने का प्रयास है, रेस्क्यू करने का प्रयास है। फिलहाल जो एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज दिखा रहा है साफ तौर पर देखिए किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं, एनडीआरएफ की टीम और थाना पुलिस, थाना लिसाड़ी के थाना क्षेत्र में ये पूरा एक कॉलोनी पड़ती है जाकिर कॉलोनी, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। चंद सेकंडों में पूरा जो मकान था 3 मंजिला वो भरा कर गिर गया। वजह बताई जा रही है कि लगातार पिछले 1 सप्ताह से मेरठ में जो बारिश का सिलसिला था वो लगातार जारी था, उसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस के साथ साथ स्थानीय जो लोग हैं वो भी लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। मनोज। हाँ राजू, जैसा कि एक और जानकारी आ रही है कि इस बिल्डिंग के नीचे या आसपास उसके जानवरों का चट्टा भी चलाया जा रहा था, दूध वगैरह का जो चट्टा चल रहा था, तो क्या जानवरों के भी कुछ दबे होने की खबर है? अभी जो प्राथमिक जानकारी दी गई है वो यही बताया गया है कि इस पूरे इमारत में 3 मंजिला जो इमारत थी उसमें एक परिवार जो एक पूरी फैमिली रह रही थी, उसमें कुछ बच्चे भी 3 से 4 बच्चे बताए जा रहे हैं और 6 जो बड़े हैं महिला और जेंट्स वो बताए गए हैं।
वो मलबे में दबे हुए हैं और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पशु है वो भी आसपास बंधे हुए थे, उनकी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो रेस्क्यू अभियान है, टीम उस रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है, क्योंकि देखिए मनोज, लगातार पिछले एक सप्ताह से मेरठ में बारिश जो है वो लगातार हो रही है। अभी की अगर बात करें तो अभी भी जो बारिश है वो मेरठ में चल रही है और इसी वजह से ये हादसा बताया गया है, जिसकी वजह से ये पूरा मकान जो था, बिल्डिंग थी, वो भरभरा गिर गई और ये पूरा हादसा हो गया। मनोज। हाँ राजू, अगर बात की जाए जो लोग दबे हुए हैं उनका रेस्क्यू कर बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है, एम्बुलेंस वगैरह की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य कर्मी क्या मौके पर मौजूद है, उनको बुलाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मनोज, स्वास्थ्य टीम को भी जानकारी दे दी गई है, बाकायदा एम्बुलेंस भी अब से कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंचने वाली है, क्योंकि जैसे ही लोगों को बाहर निकाला जाएगा एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल उन्हें भर्ती कराया जाएगा, ताकि उन्हें जो प्राथमिक उपचार है वो दिया जा सके और उनकी जो जान है वो बचाई जा सके। लगातार जो टीमें हैं, चाहे जिला प्रशासन की बात हो, एनडीआरएफ की बात हो, थाना पुलिस की बात हो या स्थानीय जो लोग हैं उनकी बात हो, सब रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। प्रयास है कि जल्द से जल्द जो मलबा है उसको हटा लिया जाए और तमाम जो लोग दबे हुए हैं, जो बच्चे दबे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए और उपचार उनको प्राथमिक दिया जाए, ताकि उनकी जो जान है वो बच सके। सबसे पहला अब ये प्रयास यही है कि जो मलबा है इसे जल्दी से जल्दी हटाया जा सके, ताकि जो लोग दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का जो काम है वो किया जा सके। तमाम एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है, स्थानीय पुलिस भी मौके पर है और एम्बुलेंस भी अब से कुछ देर बाद मौके पर पहुंचने वाली है, जिसके माध्यम से जो लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा सके। लेकिन देखिए, जिस तरीके से लगातार इन हादसों का जो सिलसिला है वो चल रहा है, कल भी मेरठ में हादसा हुआ और आज फिर एक बार जो है मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में ये फिर एक मकान गिरने का हादसा हो गया। कल 2 बच्चों की मौत हुई थी, एक महिला की जो है और एक बच्ची जो है वो गंभीर रूप से घायल हुई थी, उन्हें अस्पताल में उपचार दिलाया गया, वहां पर उनका अब भी उपचार चल रहा है। और उसके बाद आज फिर मेरठ में एक और हादसा हो गया और 10 लोग इस पूरे मलबे में दब गए हैं, उन्हें लगातार बचाने का प्रयास जो है वो प्रशासन कर रहा है। राजू, एक और अहम सवाल है, जिस तरीके से रेस्क्यू टीम की आपने बात की, कितनी मात्रा में रेस्क्यू टीम को लगाया गया है इस मलबे को हटाने के लिए, क्योंकि 3 मंजिला इमारत थी। मलबा अगर बात की जाए, मलबा भी बड़ी मात्रा में मलबा होगा, इसको हटाने के लिए लोगों की बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत होगी। किन लोगों के मदद से ये मलबा हटाया जा रहा है? क्या एसडीआरएफ के अलावा भी अन्य लोगों से भी मदद ली जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो स्थानीय पुलिस है और एनडीआरएफ की एक टुकड़ी, यानी कि एक टुकड़ी में तकरीबन 12 लोग होते हैं, वो मौके पर मौजूद है और इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो युवा है, उन्हें साथ लिया गया है। लगातार वो हथौड़ों से जो लेंटर ऊपर से गिरा है, मलबा जो है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसे मशीनों से काटने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जो ये मलबा है उसे हटाया जा सके और जो लोग इसके नीचे दबे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। तमाम जो प्रयास है वो जिला प्रशासन कर रहा है। खुद मौके पर मेरठ के एसएसपी विपिन टांडा भी पहुंच चुके हैं और अब जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो भी जल्द एम्बुलेंस को लेकर मौके पर पहुंचने वाले, क्योंकि प्रयास है कि जल्द से जल्द जो लोग दबे हुए उन्हें बाहर निकाल दिया जाए और सकुशल उन्हें जो है बाहर निकालने के बाद उन्हें उपचार जो प्राथमिक है वो दिया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन लगातार मेरठ में जिस तरीके से बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। अब भी मेरठ में अगर वर्तमान की बात करें तो बारिश का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है और पिछले एक सप्ताह से मेरठ में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ही आज ही हादसा जो है वो बताया गया है। 3 मंजिला जो इमारत है थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक कॉलोनी पड़ती है, जाकिर कॉलोनी, वहां पर यह पूरा हादसा हुआ है और अब जो एनडीआरएफ की टीम है, स्थानीय पुलिस है, वो रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों में साफ तौर से आप देख रहे हैं 3 मंजिला इमारत गिरी है, जिसके मलबे को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर जुटी हुई है। स्थानीय लोगों से भी मदद ली जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी बिल्डिंग का मलबा हटाया जा सके और जैसा कि आशंका जताई जा रही है 10 लोग बिल्डिंग में दबे हो सकते हैं, उनको सकुशल बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं गैस कटर मशीन से लोहे के जो गार्डर और सरिया है उनको भी काटा जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी यह मलबा हटाया जा सके और 10 से 15 लोग जो फंसे होने की आशंका जताई गई है, इन लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, वो भी मदद कर रहे हैं मलबा हटाने के लिए। मौके पर एसडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय पुलिस मौजूद है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और स्थानीय लोगों से भी मदद ली जा रही है ताकि
3 मंजिला जो ये बिल्डिंग गिरी है इसके मलबे को जल्दी से जल्दी हटाया जा सके। राजू, अगर बात की जाए आला अधिकारियों की, तो मौके पर कौन कौन से आला अधिकारी मौजूद हैं, किन की निगरानी में ये जो मलबा को हटाया जा रहा है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। मौके पर एसएसपी विपिन तांडा और एसपी सिटी हरीश विक्रम सिंह पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में डीएम दीपक मीणा भी पहुंचने वाले हैं और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो भी मौके पर चंद सेकंड बाद पहुंचने वाली है। और लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार चलाया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए और उनकी जो जान है वो बचाई जा सके। निश्चित रूप से राजू, एक और अहम सवाल है। पिछले 10 मिनट से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। इन 10 मिनट में कुछ पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आई क्या? कुछ जानकारी सामने आई है क्या? अभी तक मलबा कितनी मात्रा में हटाया जा चुका है और सकुशल जो लोगों को निकालने की तैयारी की जा रही है वो प्रयास कितनी तेजी से जारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मनोज ये समझना पड़ेगा क्योंकि 3 मंजिला जो इमारत है वो ढही है। 3 मंजिला इमारत का आप मलबा समझ सकते हैं, जब वो नीचे गिर गया तो कितनी बड़ी तादाद में गिरेगा और जब लोग उसमें रह रहे होंगे तो वो मलबे में दब गए होंगे तो उनकी क्या स्थिति रही होगी। तो सबसे बड़ी जो बात यही है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार इस मलबे को हटाने में जुटी हुई है, रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द जो ऊपरी हिस्सा है मलबा जिसे लैंडर हम कहते हैं वो हटाया जा सके। सरिया काट कर देखिए, मशीन जो है मशीन के माध्यम से सरिया को काटा जा रहा है तो लगातार जो मलबा है उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक की बात करें तो अब तक 25% जो मलबा है वो हटाया जा चुका है और लगातार जो रेस्क्यू अभियान का सिलसिला है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस और स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए और जो लोग दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए, सकुशल उनकी जो जान है वो बचाई जा सके। इसलिए ही तमाम जो अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। मेरठ के डीएम दीपक मीणा भी आ गए हैं और एसएसपी विपिन तांडा भी मौके पर मौजूद है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रेस्क्यू अभियान जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। निश्चित रूप से राजू हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि न्यूज इंडिया के माध्यम से हमारे दर्शक देख सकते हैं। 3 मंजिला इमारत गिरी है मेरठ में, ये बड़ा हादसा हुआ है। भारी बारिश के चलते ये 3 मंजिला इमारत गिरी है और इसमें 10 से 15 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस बल बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद है। मलबा को हटाया जा रहा है, सभी तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मलबा को हटाया जा सके और 10 से 15 जो जिंदगियां इस मलबे के बीच में फंसी हुई हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 15 से 20 भैंसें भी बताई जा रही हैं कि इसके नीचे फंसी हो सकती हैं, उनका भी रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। लोहिया नगर क्षेत्र में जाकिर कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर और मेरठ से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। निम्मो गाजी का ये 3 मंजिला मकान है जो बारिश के कारण गिरा है। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 10 से 15 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर सामने आ रही है। मकान के मलबे में जो लोग दबे हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। गैस कटर से मलबे को काटकर लोगों की मदद से, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से ये मलबे को हटाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजू शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए, 3 मंजिला ये इमारत कितनी पुरानी थी? क्या ये जर्जर इमारत थी या ये इमारत जर्जर नहीं थी लेकिन बारिश की वजह से ये हादसा हुआ है? राजू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हमारे संवाददाता राजू शर्मा से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो भारी बारिश के चलते राजू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप बिल्कुल देखिए मनोज, जो इमारत बताई गई है वो यही बताया गया है कि 20 से 25 साल पुरानी ये इमारत है जिसमें रह रही थी और आज ये बारिश की वजह बताई गई है पूरे हादसे की। 3 मंजिला जो इमारत है वो भरभराकर चंद सेकंडों में गिर गई और जो लोग इमारत में रह रहे थे, जो फैमिली इमारत रह रही थी, वो इस पूरी इमारत के मलबे से नीचे दब गई। जैसे ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, मौके पर थाना पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और अब जो आला अधिकारी है मेरठ जिला प्रशासन की, चाहे एसएसपी की बात हो, डीएम की बात हो और एसपी सिटी की बात हो, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात हो, सब
मौके पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग आने वाला है और जो और अन्य अधिकारी है, डीएम, एसएसपी, वो मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो मनोज चलाया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू अभियान पूरा कर लिया जाए और जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए, सकुशल इन लोगों को बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि बताया गया है कि कुछ बच्चे भी हो सकते हैं इस मलबे में दबे हुए हो। क्योंकि मनोज, देखिए, पूरी एक जो फैमिली है वो इस इमारत में रह रही थी, 3 मंजिला इमारत में, और ये पूरा जो इमारत थी निश्चित रूप से राजू, इस बड़ी घटना पर पल पल की हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि यह बड़ा हादसा मेरठ में घटित हुआ है। भारी बारिश के चलते 3 मंजिला इमारत गिरी, जिसमें 10 से 15 लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।